नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, जब हम इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं जिसके द्वारा कि हमको क्या लेना होता है, डेटा इकट्ठा करना होता है, तो इसमें दो जने होते हैं, एक जो इंटरव्यू ले रहा होता है और एक जो इंटरव्यू दे रहा होता है। डेटा इकट्ठा करते समय इंटरव्यू लेने वाला की और इंटरव्यू देने वाले की दोनों की क्या होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है, उनकी त्रुटियां क्या होती हैं, उन त्रुटियों का क्या निदान है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है साक्षात्कार जो करता है, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है, उस इंटरव्यू लेने के क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहला है साक्षात्कारकर्ता का रंग रूप का प्रभाव, यानी कि उसका जो एक्सप्रेशन आते हैं चेहरे पे, हो सकता है उसके बहुत कुटिल एक्सप्रेशन आए, हो सकता है उसके एक्सप्रेशन बहुत मुस्कुराहट वाले आए, हो सकता है उसके एक्सप्रेशन इस तरीके से आ रहे हैं कि उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है उसके ऊपर प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। जनरली अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो फिर रिसर्च में डेटा इकट्ठा करने का एक प्रमुख और अच्छा जो मेथड है वह है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में दो जने होते हैं, एक होता है इंटरव्यू देने वाला और एक होता है इंटरव्यू लेने वाला। नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाले दोनों की तरफ से क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जब साक्षात्कार चल रहा होता है, और उनका किस तरीके से उपाय किया जा सकता है, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात्कारकर्ता के कारण क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। सबसे पहला प्रथम बात है साक्षात्कारकर्ता का रंग रूप एवं हाव भाव। रंग रूप से हम बात बिल्कुल नहीं है हमारी कि गोरा है या काला है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से है, वह उसके चेहरे की मुस्कुराहट कैसी है, उसकी आंखों का भाव कैसा है, यह डिपेंड करता है, यह बताता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो किस तरीके से आंसर देगा। समझ गए आप? ठीक है, अब इंटरव्यू देने वाला किस तरीके से प्रश्न का उत्तर देगा। हो सकता है उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से हो कि वो जो इंटरव्यू देने वाला है वह सहम जाए, वो इंटरव्यू दे ही ना, वो उसके मुंह से आंसर ना निकले, वह जवाब कुछ देना चाहता है जवाब कुछ और निकल जाए, है ना। तो इंटरव्यू जो ले रहा होता है, जो इंटरव्यू करता है, उसके चेहरे पे बिल्कुल नॉर्मल से एक्सप्रेशन होने चाहिए। उसके चेहरे पे उसके जो इंटरव्यू दे रहा है उससे जो आंसर निकल के आ रहे हैं ना, उससे एकदम से हाव भाव नहीं बदलने चाहिए। हो सकता है कोई शॉकिंग न्यूज आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा उत्तर निकल के आए कि जिसको वो उसने अपनी परिकल्पना में सोचा भी नहीं हो, परंतु उससे उसके एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए। समझ गए आप? उससे उसके एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए, यानी कि जो इंटरव्यू साक्षात्कार करता है उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही नॉर्मल होने चाहिए। प्रश्न पूछने का ढंग, साक्षात्कार का प्रश्न पूछने का ढंग बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। डांट के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्या आपको ये पता है, ऊंची आवाज में नहीं पूछना चाहिए, आवाज नीची होनी चाहिए, पिच जो होता है वो लो होना चाहिए। प्रश्न पूछने का ढंग बड़ा ही स्वाभाविक होना चाहिए और इस तरीके से पूछना चाहिए कि सामने वाला, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है, उसे भी उस स्वाभाविकता का एहसास हो, उसे ये नहीं लगे कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, मुझसे क्यों कुदेरा जा रहा है, क्यों, उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। तो प्रश्न पूछने का ढंग कई बार अस्वाभाविक हो जाता है और यह अस्वाभाविकता का प्रभाव किस पे पड़ता है, उत्तरदाता पे। जो प्रश्न का उत्तर दे रहा होता है उसके ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न इस तरीके से इजी वे में पूछे जाते हैं कि जो उत्तरदाता है वो उत्तर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब प्रश्न इतने इजी तरीके से पूछे जा रहे हैं कि उसको लगता है कि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, उत्तर ना दिया जाए तो भी ठीक है। तो जब उसके दिमाग में ये आ जाता है, क्योंकि उसके प्रश्न पूछने का ढंग इस तरीके से है कि जो उत्तरदाता है वो चाहता है कि ना दे तो भी ठीक है ना, या गलत भी दे दिया जाए तो भी ठीक है। यह क्या है, इसका
इसका जो वैधता होती है रिसर्च की, वह वैधता कम हो जाती है, जो विश्वसनीयता होती है वह कम हो जाती है। इसलिए प्रश्न पूछने का ढंग बहुत ही अच्छा स्वाभाविक होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता की अभिवृत्ति का प्रभाव, सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? उत्तरदाता की। चाहे उसके हाव भाव कैसे हो, चाहे उसकी अभिवृत्ति कैसे हो, चाहे उसके प्रश्न पूछने का ढंग कैसा हो, उसके बोलने का ढंग कैसा हो, उसके बैठने का तरीका किस तरीके से हो, ये इन सभी का प्रभाव किस पे पड़ता है? इन सभी का प्रभाव पड़ता है साक्षात्कारता पे। या साक्षात जो कर रहा है, वो जो साक्षात्कार उत्तर दे रहा है, उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है। यानी जो साक्षात्कार करता है उसको बिल्कुल ही स्वाभाविक होना चाहिए, चाहे उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही नॉर्मल होने चाहिए। अपेक्षाओं का प्रभाव, साक्षात्कार चाहता है कि उसका कम समय लगे, उसका कम श्रम लगे, उसके धन की बचत हो। नो डाउट ये जो इंटरव्यू मेथड है इसमें ऐसा ही होता है, परंतु उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे उत्तरदाता से ये चीज़ें चाहिए और अभी चाहिए, अब उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा है, तो बार बार रिपीट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उसके बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछने से जो उत्तरदाता है उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। अब उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, वो परेशान हो जाता है, उत्तर नहीं देता है। यदि उसकी जो अपेक्षा है उसको एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए। एम्पैथेटिक एटीट्यूड यानी कि साक्षात्कारकर्ता को स्वयं को उत्तरदाता की जगह पर रख के सोचना चाहिए कि मुझे उत्तर इस तरीके से मिलना चाहिए। समझे आप? तो उसकी जो अपेक्षाएं हैं वह लिमिट में होनी चाहिए उत्तरदाता से। हो सकता है उत्तरदाता की उस समय मन स्थिति अलग हो, उसकी मन स्थिति अलग होगी तो क्या होगा? वो उत्तर उस हिसाब से देगा। अपेक्षाएं रखनी चाहिए, नो डाउट, है ना। मानव स्वभाव है, हमें लगता है कि हम हमारे जो अनुसंधान कर रहे हैं, हम जो हमारा रिसर्च कर रहे हैं, वह रिसर्च जल्दी समय श्रम बचाते हुए पूर्ण होना चाहिए। हमारा रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, हमारा रिसर्च है वो विश्वसनीय होना चाहिए। परंतु हर मानव स्वभाव की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशंस क्या होती हैं? वो अपेक्षाएं होती हैं, है ना। तो अपेक्षाएं जो साक्षात्कार करता है उसको रखनी चाहिए, परंतु अपेक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए, सीमा के बाद नहीं रखना चाहिए। गहन पूछताछ का प्रभाव, यदि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है, या वो बाल अपराध में लिप्त है, आप उससे बार बार पूछे जा रहे हैं, गहन पूछताछ की जा रही है, तो जो बच्चा है वह चिढ़ जाता है और उत्तर देना बंद कर देता है, या उत्तर देता है तो गलत उत्तर देता है। गहन पूछताछ करनी चाहिए केस स्टडी में, नो डाउट। गहन पूछताछ का तरीका होता है, आप आमने सामने बैठा के बच्चों को नहीं पूछ सकते। बच्चे को पूछने के लिए आप बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ में पढ़िए, बच्चों के साथ में समय गुजारिए, कहने का तात्पर्य, तब आप उससे गहन पूछताछ कर सकते हैं। और गहन पूछताछ कैसे? एक ही प्रश्न को हम एक ही बार में ना पूछें, हम प्रश्न कैसे पूछें? इंटरवल्स में पूछें। अभी पूछा, फिर बच्चे के साथ में खेल लिया, फिर दूसरा हमने कार्य कर लिया, फिर हमने उससे पूछा, फिर हमने दूसरा कार्य किया, फिर हमने प्रश्न पूछा। यानी हमें इंटरवल्स में गहन पूछताछ करनी चाहिए। यदि गहन पूछताछ बार बार एक ही समय पे हो रही है तो निश्चित है ये कोई भी मानव है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, वह उत्तर देने में हिचकिचाएगा या उत्तर देगा तो गलत उत्तर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण अभिलेखन का प्रभाव, जब हम लिखते हैं ना तो हम कई बार गलत बात लिख लेते हैं, गलत बात पूछ लेते हैं। गलत बात लिखने से और गलत बात पूछने का प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? उत्तरदाता पे, और उत्तरदाता क्या करता है? गलत उत्तर दे देता है। यानी कि साक्षात्कारता जो होता है उसे कैसा होना चाहिए? ये सब तो त्रुटियां हो सकती हैं, ये भी हमने आपको डिस्कस करी। अब उसका निदान क्या है? साक्षात्कारता को बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए। कोई उत्तर आ रहा है जो कि आपको चौंकाने वाला है तो उस समय अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रखने हैं, किसी भी तरीके से बातचीत को बंद नहीं करना है। गहन पूछताछ करने के लिए बीच बीच में आपको ब्रेक देना पड़ेगा, तब जाके वह जो उत्तरदाता है वह उत्तर देता है। ये तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे गड़बड़ होती है, त्रुटियां होती हैं साक्षात्कारता पे। अब त्रुटियां हम देख लेते हैं सूचनादाता के कारण क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होता है इच्छा शक्ति का अभाव।
मुझे तो इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए दे रहा है, मुझे तो इंटरव्यू देने की इच्छा नहीं है। अब उसमें इच्छा शक्ति नहीं है तो क्या होगा, वो जबरदस्ती जो साक्षात्कारता है वो पूछ रहा है और वो जबरदस्ती आंसर दे रहा है। जबरदस्ती किसी की इच्छा शक्ति के बिना अगर आप कोई कार्य कराया जाए तो कार्य कैसा होगा, निम्न वैधता वाला, निम्न विश्वसनीयता वाला। हो सकता है कि वो जो उत्तर दे रहा है वो सही नहीं दे रहा है, हो सकता है वो आधे अधूरे उत्तर दे रहा है, हो सकता है वो हाँ ना में उत्तर दे रहा है। यानी उसमें अगर इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और इच्छा शक्ति का अभाव कैसे दूर किया जा सकता है, हम इच्छा शक्ति का अभाव को हम किसी तरह मोटिवेशन करके दूर कर सकते हैं। कई बार कई इंटरव्यू जो ले रहा होता है, साक्षात्कार करता होता है, वो गलत समय पे पहुंच जाता है। अब वो गलत समय पे पहुंच गया तो क्या होगा, भाई मॉर्निंग का टाइम है, किसी लेडी के पास आप पहुंच रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो लेडी कभी भी मॉर्निंग में नहीं दे सकती इंटरव्यू, उसके पास घरेलू कार्य बहुत होते हैं। हाँ, दिन के समय आप मैनेज कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को उसकी जो लेडी है उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। अब इस इच्छा शक्ति को कैसे कर सकते हैं अपन, इस इच्छा शक्ति को दोपहर में जाके दूर किया जा सकता है। इच्छा शक्ति को मोटिवेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी इस इच्छा शक्ति का अभाव है तो आप उसको मोटिवेट करिए कि देखिए आप हमारे लिए अच्छे हैं, आप हमारे सैंपल हैं, आपके द्वारा जो किया जाएगा, जो जवाब दिया जाएगा वह रिसर्च के लिए अवेलेबल होगा, वह समाज की तरक्की के लिए अलग अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से आप उसको मोटिवेट करिए, किसको, उत्तरदाता को, तब जाके वह उसकी इच्छा शक्ति का अभाव होगा वह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलने की क्षमता का अभाव। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम बोलें हैं, परंतु हमारे में बोलने की क्षमता का ही अभाव है। हम हमारे उत्तर को नहीं दे सकते। हम चाह रहे हैं कि हम इस तरीके से बोले, हमारे एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए, हमारे भाव ऐसा आना चाहिए, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, परंतु हम हमारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। बोलने की शक्ति कम होती है और यह बोलने की शक्ति यदि उत्तरदाता में नहीं है तो साक्षात्कारकर्ता को यह करना चाहिए, विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछने चाहिए। एक ही प्रश्न को विभिन्न तरीके से पूछा जाएगा, तब जाके जो उत्तरदाता है वह सही उत्तर दे सकेगा। या उसमें जो बोलने की जो शब्द नहीं उसको मिल पा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से पूछने पे उसको शब्द मिल जाते हैं। संदेह एवं आकांक्षा, ये जो उत्तरदाता है ये थोड़ा सा इनके दिमाग में डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है, क्या यह जो साक्षात्कारता है, यह मैं जो बोल रहा हूँ उसको कहाँ, इसकी जो पॉइंट्स है वो कहाँ लीक करेगा, उसको किस तरीके से उपयोग मिलेगा। क्या ये मेरे दोस्तों को बताएगा, मेरे पेरेंट्स को बताएगा, मेरे पीयर ग्रुप को बताएगा, किसको बताएगा, किस तरीके से देगा, मैं इस पे विश्वास कर सकूँ या नहीं कर सकूँ। इस तरीके कई सारे सवाल कौन देते हैं और इन सवाल को कौंधने के कारण क्या होता है, उसमें कई बार घबराहट से होने लग जाती है। घबराहट कई बार बच्चों इसलिए भी होती है क्योंकि जो साक्षात्कारकर्ता का हाव भाव है, पूछने का प्रश्न पूछने का ढंग है वो बहुत ही अलग है ना। तो उसके अंदर क्या होती है, घबराहट होने लग जाती है। घबराहट से कारण क्या होता है कि संदेह और आकांक्षा उसके अंदर बढ़ जाती है। किसके अंदर बढ़ जाती है, जो उत्तरदाता है उसके मन में। ठीक है, अब किसी उत्तरदाता के मन में संदेह बार बार उभर के आ रहा है, क्या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो सेफ साइड के लिए वो क्या करता है, उत्तर नहीं देता है या उत्तर कम देता है या उत्तर गलत देता है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको दूर इस तरह से किया जा सकता है कि जो साक्षात्कार करता है वह उत्तरदाता को अपने विश्वास में ले, उस पर यह क्लियर करे कि हाँ आप जो ये कर रहे हैं या जो आप मुझे बताएंगे ये केवल मुझे तक सीमित रहेगा, ये केवल रिसर्च के लिए उपयोग में लिया जाएगा, इसके अलावा इसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा, तब जाके यह पूर्ण होता है। नेक्स्ट है घबराहट। घबराहट में कई बार सही कार्य भी गलत हो जाते हैं। घबराहट किस कारण से आती है, ये भी हमने आपको बताया। घबराहट आती है इसके हाव भाव के कारण, प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछने का ढंग के कारण, उसके अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ जाता है। तो जो उत्तरदाता है उसके घबराहट होने लग जाती है। वो घबराहट के कारण वही तीन बातें, गलत उत्तर देगा, आधा उत्तर देगा या उत्तर ही नहीं देगा। ठीक है, अब इस घबराहट को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, इस घबराहट को वही बात की विश्वास लेके साक्षात्कारकर्ता को यह चाहिए कि जो उत्तरदाता है इसको विश्वास में ले और विश्वास में लेके फिर उसको सहज करे और सहज करके फिर उससे प्रश्न पूछे, तो निश्चित तौर पे जो घबराहट है वह दूर हो जाती है और जो उत्तर साक्षात्कार करना चाहता है
वह उत्तर उसे ले सकता है।